तो हम लोगों ने अभी तक में मोल फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया। आई होप सो ये बात समझ में आ गया होगा सभी को कि मोल फ्रैक्शन हो गया था। अब हम बात करेंगे भैया किसके बारे में? तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, और वो कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मलिटी। क्या है बोलो? नॉर्मलिटी। बट नॉर्मलिटी को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट नाम का चीज क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पूरी की पूरी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट का इस्तेमाल करते हुए देखे देखे जाएंगे डिफरेंट सवाल के अंदर। तो गिव द टॉपिक नॉर्मलिटी, और उसके अंदर टॉपिक डालेंगे आप इक्विवेलेंट वेट। आप टॉपिक डालेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। चलिए एक एक करके समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सबसे पहला कैटेगरी आता है बच्चे एसिड्स का। इसका आएगा बोलो। नाउ लुक हियर, स्टॉप योर पेन, समझना अच्छे से। एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट निकालने से पहले हमको फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। जैसे लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड is given by the molecular weight divided by n factor. Molecular weight divided by n factor. अब मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकालना जानते हैं, वो n फैक्टर क्या है? n फैक्टर के बारे में अगर बात करो तो n फैक्टर इज बेसिकली नंबर नंबर ऑफ आयोनाइजेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, H plus ion of an acid. नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन। आयोनाइजेबल का मतलब होता है कि पानी में मिलाने के बाद कितने H प्लस आयन वो रिलीज करेगा। एसिड 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसे कहते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन देता है? H प्लस। तो कितने सारे नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन वो देगा अपने सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम उसका n फैक्टर कहते हैं। और कितने मॉलिक्यूल देंगे तो एक मॉलिक्यूल कितना देगा। चलिए समझते हैं इस बात को बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे। यहां मैं एसिड का लिस्ट लिखूंगा, यहां उसका मॉलिक्यूलर वेट मेंशन करूंगा, और यहां पे मैं उसका एन फैक्टर लिखूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला एसिड है मेरा HCl, सबने सुना होगा। HCl का मास हम कैसे निकालते हैं? याद करो, इसका मास कितना होता है? 1। इसका 35.5 बताया था। तो 1 प्लस 35.5, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5, आंसर इज 36.5। ये कितना H प्लस आयन रिलीज करेगा? तो एक H प्लस आयन रिलीज करता है। मैं एरो लगा कैसे लिखूंगा? H प्लस एक। तो क्या लिखेंगे बोलो? इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, आइए H2SO4 लिखते हैं। ये भाई साहब के पास दो हैं, तो ये रिलीज भी टू ही करेंगे। इनका वेट कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐसे ऐसे दो हैं तो दो हो जाएगा। सल्फर का 32 होता है। ऑक्सीजन का एक 16 होता है, ऐसे ऐसे चार है, तो 16 फोर जा 64। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ कि मॉलिक्यूलर वेट तो एटलीस्ट निकालना 10th क्लास तक में सिखाया जाता है। ठीक है, सबके मास को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाता है 98। कितना हो जाता है? 9। इसका कितना हो जाएगा बोलो? ओके, आइए H3PO4, कितने आयन निकल रहे हैं? दो निकल रहे हैं तो दो है।
इसका हो जाएगा, इसमें 3 H प्लस आयन निकलेगा। कितना निकलेगा? 3। तो क्या बन जाएगा बोलो? हाइड्रोजन का एक होता है तो 3 है तो 3। फास्फोरस का 31 होता है। ऑक्सीजन का 16 है, 16 फोर जा 64। ऐड करेंगे 98 ही आएगा। अच्छा, यू लिख दीजिए, यू लिख दीजिए, यू लिख। यू स्टैंड्स फॉर द यूनिफाइड मास। कितने आयंस रिलीज हुए? 3। आंसर इज 3। ठीक है। HNO3 का नाम सुना होगा, नाइट्रिक एसिड। बोलो यार यस और नो। इसमें एक H प्लस आयन रिलीज होगा। इसका मास मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? मास तो निकालना जान रहे हैं ना सभी कोई। इसका मास होता है 63। कितना होता है? तो कितने आयन रिलीज हुए? एक। टाइम फैक्टर कितना हो गया? ओके, सिंपल। एक रिलीज हो रहा है तो एक, तीन तो तीन, दो तो दो, एक तो एक। आगे इस लिस्ट को बढ़ाया जाए। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा CH3COOH को। फिर से बोल रहा हूँ, ये एसिड है, दूसरा मॉलिक्यूलर वेट है, और तीसरा क्या हो बोलो? एन फैक्टर। तो CH3COOH का अगर मास देखा जाए तो कार्बन कितने हैं बोलो? दो। एक कार्बन का 12 होता है, दो कार्बन का कितना हो जाएगा? 24। हाइड्रोजन 3 और एक कितना है? 4, तो हो जाएगा 4। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। एक का 16, 16 का 32। बोलो हाँ या ना? ये 36 प्लस 24, ये 60 यू आ जाएगा। कितना यू आ जाएगा? 60। और एन फैक्टर देखोगे तो तुम बोलोगे यहाँ पे 3 और एक 4 है। तुम दिमाग में ऐसा बैठा लेते हो कि जितने हाइड्रोजन है उतना ही H प्लस होगा। नहीं नहीं, पढ़िए डेफिनेशन को क्लियरली। नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन। आयोनाइजेबल का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कितना है, नहीं उससे मतलब नहीं है। तुम कितना रिलीज कर सकते हो उससे मतलब, उसे कहते हैं आयोनाइजेबल। ये इसके पास होते 4 है लेकिन रिलीज केवल एक को करेगा। ये कितने को करेगा? एक को। ये चारों रिलीज नहीं करता है। लॉजिक है इसके पीछे। तो ये कितने को रिलीज करेगा? एक को रिलीज करेगा। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो रहा है भैया? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये उसी एच को रिलीज करता है जो ऑक्सीजन के साथ लिंक होता है। जो कार्बन के साथ लिंक है उसको रिलीज नहीं करेगा, जो ऑक्सीजन के साथ लिंक है उसी को करेगा। आया समझ में ये बात? ये एसिड को याद करो, एसिटिक एसिड आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर सेक्शन में। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। ये विनेगर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? विनेगर। बोलो यार यस और नो। विनेगर एज ए प्रिजर्वेटिव क्लास 10th एसिड बेस में है। बोलो हाँ या ना? चलो आगे आपने एक और एसिड पढ़ा होगा जिसको कॉल्ड एज HCOOH। कॉल्ड एज मिथानोइक एसिड। कौन सा एसिड? मिथानोइक। कितने हाइड्रोजन है इसके पास? बट ये रिलीज एक करता है। मैंने बोला ना, ऑक्सीजन के साथ जो लिंक है वही रिलीज होता है, कार्बन वाला नहीं। तो कितना रिलीज करेगा? मास देख लो इसका। हाइड्रोजन 2 है तो लिखो 2। कार्बन 1 है तो लिखो 12। ऑक्सीजन 2 है, एक का 16 होता है, 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32। तो 30 कितना हो जाएगा इसका? 2 2 4 2 6 4 और 46। बोलो हाँ यार। कितना रिलीज किया? एक रिलीज किया तो एक हो। ठीक है, अब आ जाओ। S3PO3। ये एसिड फास्फोरस का एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। फास्फोरिक एसिड होता है। देखने में लग रहा है आप 3 है, बट ये भाई साहब भी 2 रिलीज करेंगे केवल। और अब ये चीज तुमको थोड़ा मॉलिक्यूलरिटी लेवल पे जाके समझ में आएगा चीज। फिलहाल के लिए ये दिमाग में डेटा आपको बैठा के रखना है। हम जब इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वहां पता चल जाएगा ये H रिलीज करता है। बट लॉजिक समझिएगा, वही हाइड्रोजन रिलीज होता है जो केवल और केवल ऑक्सीजन से लिंक है। हमको कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन से लिंक है? आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, वहीं तो हम केमिकल बॉन्डिंग में इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। हालांकि मोटे तौर पे जानकारी दे दूं आपको, फॉस्फोरस होता है और H3PO3 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑक्सीजन, फिर O, फिर H, फिर O, फिर H, और यहाँ पे H। अब समझ पा रहे हो? ये स्ट्रक्चर है इसका। ऑक्सीजन के साथ दो ही हाइड्रोजन लिंक है, इसीलिए कितना रिलीज कर रहा है? दो। ये तो फास्फोरस के साथ लिंक था। बोलो यार, अब ये स्ट्रक्चर तो तुम्हें बाद में आएगा, पर तुम्हें जानना पहले है ये चीज को। ठीक है। अब इसके मासेस देख लोगे आप तो हाइड्रोजन कितना है? 3। तो 3, फास्फोरस का 31 तो 31, ऑक्सीजन का 16, 16 3 जा क्या हो जाएगा? 40। 8 एक 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 1 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। वन इन हैंड, 82 यू आ जाएगा। और कितने रिलीज हो रहे हैं? 2, तो लिखो 2। आगे और बढ़ेंगे।
H3PO2 एक एग्जाम्पल है, इसी का एलोट्रोपिक फॉर्म है, हाइपोफॉस्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरिक, ये सारे एसिड्स हैं। सबके नाम भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें देखोगे, देखने में 3 लग रहे हैं, बट ये भाई साहब केवल केवल रिलीज करते हैं 1 को। अब इसका मास देख लो कितने हो जाएंगे, इसमें से 16 और माइनस कर दो तो 12 और 4 66 यू लगभग हो जाता है। एन फैक्टर इसका कितना हो जाता है 1। जरूरी नहीं कि आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जितना हाइड्रोजन है, अरे सोचो तो सही, तुम्हारे पास 200 रुपए हैं, तुम्हारे दोस्त ने हेल्प मांगा, क्या तुम सारे पैसे दे दोगे क्या उसको? नहीं, तुम्हें भी तो नीड है ना। तो वही बात है, ये एक ऐसा एसिड है कि अपना सारा H प्लस आयन रिलीज करने वाला नहीं है। ओके, हाँ जी। और भी एसिड्स के एग्जांपल हैं, देयर आर मेनी एसिड्स। जैसे कि आपके एग्जांपल के तौर पे H2CO3, इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं? ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन अपने रिलीज कर देते हैं भाई साहब। अब इसके बारे में अगर बात किया जाए, H2CO3, इसका मास देख लो 2, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 16 तिया 48, ये हो जाएगा 60 + 2 62 यू। कितने हाइड्रोजन रिलीज किया? 2, तो लिखोगे n फैक्टर 2। कितने हाइड्रोजन है उससे मतलब नहीं है, जितने रिलीज कर रहा है उससे मतलब होता है, इसीलिए लिखा है टर्म आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल उसको कहते हैं जो H प्लस आयन सॉल्यूशन के रिलीज होने की कैपेसिटी रखता हो। अगर रिलीज ही नहीं होगा तो इट ओके, कितना है कोई मतलब नहीं है, 1000 है आपके पास, कोई लेना देना नहीं है। आप कितना रिलीज करने की कैपेसिटी रखते हो, वही आपका एन फैक्टर क्या। समझ में आई बातें? ये कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो कुछ डेटा क्या भैया हमको दिमाग में रखना पड़ेगा? हाँ, अननेसेसरीली मैं कुछ नहीं बोलूंगा। याद रखिएगा, आप कुछ डेटा आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है, क्योंकि बार बार आएगा और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे कुछ कुछ एसिड्स हो गए जिनके ये एन फैक्टर्स हैं। अब आ जाओ इक्विवेलेंट वेट पर। इक्विवेलेंट वेट कह रहा है कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको कैसे से डिवाइड कर दो एन फैक्टर से, क्या वेट आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब आपके पास मॉलिक्यूलर वेट भी है, एन फैक्टर भी है, तो अगर मैं तुमसे पूछता आ जाओ अब इक्विवेलेंट वेट निकाले, और अगर तुमसे पूछता इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, तो सबसे पहले मेरे पास एग्जांपल में HCl नजर आ रहा है, बोलो हाँ या ना। HCl का मास कितना है बोलो? 36.5। एन फैक्टर कितना है 1, तो लिखो 36.5 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 1। फॉर्मूला फॉर्मूला। नेक्स्ट बोलो सेकेंड, क्या है एसिड बोलो हमारे पास H2SO4। H2SO4 का मास कितने का है बोलो? 98। एन फैक्टर कितना है 2, हो जाएगा 49 U। कोई दिक्कत यहाँ से? आ जाओ थर्ड, और भी कोई ले लो। जैसे कि मेरा मन है H3PO3 का लेने का, तो H3PO3 एसिड है, का मास कितने का है बोलो 82। एन फैक्टर कितना है बोलो 2, डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा ये 41U। फोर्थ आ जाओ, किसी का भी आप ले लो, कार्बोनिक एसिड, या फिर मान के चलो SCOH या CH3COOH का लेना है इनफैक्टर, तो ये हो जाएगा कितना मास है बोलो इसका 60, तो लिखो 60। कितना एन फैक्टर है बोलो 1, 1 से डिवाइड कर दो तो 60U इज द राइट आंसर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? द क्वेश्चन सेज इक्विवेलेंट वेट इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या चीज एन। एन फैक्टर का डेफिनेशन क्या कहता है बोलो बोलो? एन फैक्टर का डेफिनेशन क्या कहता है बोलो सभी कोई? नंबर ऑफ क्या H प्लस आयन प्रेजेंट, और नंबर ऑफ H प्लस आयन आयोनाइजेबल। प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है, आयोनाइज होना इंपॉर्टेंट है, निकलना इंपॉर्टेंट है, कितना है उससे मतलब नहीं। ले रहे सभी को ये टॉपिक।
हुँ, हुँ। कर लिया सबने? थैंक यू। दिस अबाउट व्हाट जल्दी बताओ यहाँ से? एसिड। चलिए, अब यही चीज़ हम काम बेस के ऊपर करते हैं। किसके ऊपर? बेस। तो अगर हम बेस का ले लेते हैं और यहाँ भी बेस कर दो, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? यहाँ क्लियर है सभी को? बोलो यार। यहाँ एन फैक्टर का मतलब क्या चीज़ से होता है? कॉपी हो गया? कॉपी हो गया? चलो। बेस का मतलब क्या चीज़ से होता है? नंबर ऑफ OH माइनस आयन आयोनाइजेबल। कितने OH माइनस आयन आयोनाइजेबल हैं? याद करो 10th का डेफिनेशन। उसमें कहा था कि बेस वो होता है जिसके अंदर OH माइनस आयन आयोनाइजेबल होता है और एसिड कौन होता है? H+1। जितने OH माइनस आयन आयोनाइज करेगा उसे हम इक्विवेलेंट वेट कह देते हैं। एग्जाम्पल, मैंने ले लिया यहाँ से NaOH, बेस है। मॉलिक्यूलर वेट इसका, और यहाँ पे लिखेंगे एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है? 40। कितना होता है? 40U। कितने आयन रिलीज होंगे? OH माइनस आयन 1। एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 1। आगे आ जाओ। पहला। दूसरा, NaOH के बाद मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसमें 2 OH माइनस आयन रिलीज होंगे। अगर ये 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? वहां पे H+ था, यहाँ क्या है? OH माइनस। वेट कितना होगा इसका? 24 होता है। O का कितना होता है? 16। बाहर में 2 लगा हुआ है तो 32। हाइड्रोजन का 1 होता है तो कितना हो जाएगा? 2। ऐड कर दो।
ऐड करोगे 2 2 4 8 58 ओके। आगे आ जाओगे AlOH होल 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3OH माइनस आयन ओके। एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 27 प्लस O का 16 16 3 जा 48 हाइड्रोजन का 1 1 3 जा 3 27 प्लस 3 30 30 प्लस दिस 78 U इसका कितना हो जाएगा बोलो एन फैक्टर। आई होप सो समझ में आ रही होगी बात। लेना यहाँ से फोर्थ एक और एग्जांपल ले लो जो कहते हैं NH4OH ठीक है। इसमें कितना OH माइनस आयन रिलीज हुआ एक OH माइनस आयन रिलीज ठीक है। तो एक रिलीज हुआ तो कितना हो जाएगा यहाँ से इसका मास लिख लो। नाइट्रोजन का 14 होता है हाइड्रोजन 3 और 1 4 5 है और इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 16 प्लस 14 30 प्लस 5 35 कितना रिलीज हुआ 1 तो 1 हो आया समझ में बोलो यार। अब क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो मॉलिक्यूलर वेट बाई कौन सा फैक्टर एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है फिर से बोलो जितना आयोनाइजेबल H प्लस या OH माइनस आयन है यहाँ पे कितने आयन आयोनाइजेबल हैं दैट इज द 1 2 3 और 4 मॉलिक्यूलर वेट का लिस्ट में लिखा हुआ है कर लीजिए और आंसर लाइए। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा बोलो। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट पूछता हूँ किसका पहले पूछता हूँ NaOH का किसका बोलो NaOH। तो NaOH का मास कितना है बोलो 40 कितना है इसका 1। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास है बोलो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बोलो बोलो 78 और कितना है बोलो 3 कैंसिल आउट होगा हाँ हो रहा है कैंसिल आउट 7 2 जा और कितने बार में 6 26 सिंपल है बोलो। उसी तरीके से NH4OH का इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं तो कितना मास है इसका बोलो 35 आई क्या कर देंगे 135। आई होप सो समझ में आया हो कोई दिक्कत यहाँ से। दिस अबाउट बहुत जल्दी बताइए बेस किसका बोलो बेस का। अब आ जाओ समझते हैं थर्ड थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी होता है बच्चा सॉल्ट्स का क्या होगा जल्दी बताओ। एसिड बेस हो गया अब क्या हो गया सॉल्ट का होता है कितना टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कटायन और अनायन के साथ। अरे भाई कोई साल्ट बनेगा तो उसके पास दो चीज तो होगा ही एक कटायन वाला हिस्सा होगा और एक कौन सा होगा अनायन। कटायन किसको कहते हैं जो प्लस है अनायन किसको कहते हैं जो प्लस या माइनस पे जितने टोटल चार्ज होंगे उसे ही हम कौन सा फैक्टर कह देंगे एन फैक्टर कह देंगे। तो यहां से क्या कहता है नंबर ऑफ सॉरी टोटल एन फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या चीज से होगा टोटल चार्ज ऑन ऑन आयोनाइजेबल कटायन और अनायन ऑफ अ गिवन सॉल्ट। कोई साल्ट के अंदर कितने कटायन और अनायन होंगे उस पर कितने साल्ट चार्ज होगा उसको कहते हैं सिंपल। आइए समझाते हैं जैसे कि NaCl आपने लिया NaCl को ब्रेक करो भाई कैसे ब्रेक होगा Na प्लस और Cl किसी कटायन और अनायन को चुन लो। ये कटायन होता है सभी को पता है व्हाट इज दिस से कटायन और ये क्या है बोलो कटायन पे कितना चार्ज है बोलो +1 है ना कितना चार्ज है +1 साइन फैक्टर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जो चार्ज है उसके ऊपर ओके। -1 ले तो क्या भैया -1 हो जाता नहीं नहीं तो भाई मैग्नीट्यूड लेना होता है केवल माइनस एन फैक्टर हो ही नहीं सकता हमेशा प्लस हो। तो आपको मैग्नीट्यूड लेना है एक्चुअली टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है टोटल चार्ज किस टर्म में लेना है बोलो केवल और केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब साइन लेंगे क्या नहीं साइन को कंसिडर नहीं करेंगे साइन को कंसिडर मत कीजिएगा ओके।
आगे आ जाओ, और भी कोई सॉल्ट होते हैं क्या? हाँ, सोडियम सल्फेट का नाम सुना है? यस, ये भी एक सॉल्ट है, NaOH और H2SO4 से बनता है। तो इसको बनाओगे तो ये बन जाएगा 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2। बताओ तो कितना चार्ज है, बोलो तो। 1 है या 2 है? 2 है क्या? एक पे ना एक प्लस चार्ज है, ऐसे से कितने आयन है? क्या हुआ है? टोटल चार्ज ऑन आयोनाइजेबल कटायन। तो एक पे एक है, ऐसे से कितने हैं? दो। तो एन फैक्टर एक्चुअली इसका कितना हो जाएगा, बोलो? ट्वाइस इंटू वन, दैट इज व्हाट जल्दी बता। आ गया समझ में? मैंने कह दिया आपको इसी तरीके से, मैंने आपसे कह दिया Li3PO4, लिथियम फॉस्फेट। ब्रेक करो इसको, ट्वाइस Li प्लस प्लस PO4 माइनस 3। ब्रेक किया, कितना चार्ज है बोलो? 3। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, बोलो? दैट्स इट, कितना सिंपल है, बोलो यार। अब इसके मासेस आ जाओ, जैसे एक और देख लेते हैं, Al2SO4 होल 3 एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। इसको ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक होगा ट्वाइस Al प्लस 3 में और PO4 माइनस 3, सॉरी SO4 है ना, SO4 माइनस 2 3 में, ऐसे करके ब्रेक। ठीक है, वैलेंसी एक्सचेंज मेथड क्लास 9th में पढ़े हो गए, सॉल्ट बनाने के लिए आता है, ऑनेस्टली बोलना। वैलेंसी एक्सचेंज मेथड 9th का आता है या नहीं आता है? नहीं आता है, 9th क्लास में पढ़े ही नहीं थे सॉल्ट कैसे बनता है। मतलब ये नहीं पता कि ये आयन यहाँ माइग्रेट करता है, ये यहाँ आता है। पढ़ाया होगा यार, इसको वैलेंसी एक्सचेंज मेथड कहा जाता है। अपने फॉल्ट्स को आप कवर अप करने से अच्छा है समझिए। चलो समझाते हैं फिर नेक्स्ट बार में, फिलहाल के लिए याद रखिएगा ऐसे करके ब्रेक होता है, कैसे होता है समझा देता हूँ। बताओ कितना चार्ज है इस पे? +3। ऐसे ऐसे कितने आयन है? दो। टाइम फैक्टर कितना हो जाएगा, बोलो? 2 × 3 कितना हो जाएगा, बोलो? 6। एक पे ना +3 है, ऐसे ऐसे कितने हैं? दो। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6। आया समझ में कैसे हो रहा है? तो जितने कटायन और अनायन पे चार्ज होते हैं वो किसके लिए हो जाता है, इनफैक्टर? सॉल्ट के लिए। अब तुम्हें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, समझ गए होगे बात को? जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है उसको कैसे से डिवाइड कर दो। तो एक दो मैं करा देता हूँ आपको, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे को अगर इनफैक्टर निकालना है, सॉरी, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, और मुझे निकालना है Na2SO4 का। तो Na2SO4 का मास कितना होता है ये आप कैलकुलेट करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सोडियम का होता है 23 को 2 से करो 46 हो जाएगा, 46। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन 16, 4 जा 64। अब चलो ऐड कर लो इसको, 4 2 6 6 6 12, एक हाथ में, ये कितना हो जाएगा? ये 6 3 9 9 4 13, 13 1 14 हो जाएगा क्या? एक कैरी भी तो था, बोलो यार यस और नो। आ गया। अब बताओ इसका एन फैक्टर कितने का है, बोलो? एन फैक्टर कितना है, बोलो बोलो बोलो? 2। तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट? 142 बाय क्या हो जाएगा, 2, दैट इज 71 यूनिट। इज इट ओके? अब आपको इसका निकालना है तो इसका मास निकालो फिर। एल्यूमिनियम का 27 होता है और इसका कितना है, 2 है, तो 54 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, बताया था। सल्फर 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, बोलो तो? 12 हो जाएगा, बस उसको कर दो, उसके निकाल लो, कितने से डिवाइड कर दो उसको, 6। आया समझ में? इसका मास निकाल के उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो क्या एसिड बेस और सॉल्ट का समझ में आया क्या? रेकर करेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। एसिड में क्या चेक करते हैं, बोलो? एसिड में क्या चेक करते हैं, बोलो बोलो? नंबर ऑफ H प्लस आयन आयोनाइजेबल और प्रेजेंट, आयोनाइजेबल। सेकेंड क्या होता है बेस में? नंबर ऑफ OH माइनस आयन आयोनाइजेबल। सॉल्ट में क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन कटायन एंड एनायन। एन फैक्टर निकल गया, ऊपर तो मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे। दिस फॉर्मूला इज कॉमन फॉर एवरीवन ना। ऊपर में तो मॉलिक्यूलर न्यूमरेटर में ही गई, डिनोमिनेटर में क्या क्या हो सकता है, एन फैक्टर।
और एन फैक्टर किस किस चीज में डिपेंड करेगा, उसकी कैटेगरी कैसी है। अगर सॉल्ट है तो आप टोटल H प्लस आयन, सॉरी एच आयन और एनायन पे चार्ज देखोगे। और अगर आप बेस है तो OH माइनस आयन देखोगे, सॉल्ट है तो क्या देखोगे, H प्लस आयन। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कॉपी करो।
मैं क्लियर है सभी को? तो क्या क्या हो गया मेरे पास? एसिड, बेस और सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज द एलिमेंट्स। इस वाला हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स। चलो भाई देखो, एलिमेंट्स, स्कैन फैक्टर क्या होता है? स्कैन फैक्टर के बारे में बात करोगे इस भैया, स्कैन फैक्टर जो होता है वो होता है वैलेंसी। क्या होता है? वैलेंसी। एंड व्हाट इज वैलेंसी? व्हाट इज वैलेंसी? बोलिए। कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन या तो रिलीज करेगा या गेन करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्या करने के लिए? स्टेबल करने। और स्टेबिलिटी का दो ही फैक्टर होता है बेसिक तौर पे, वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे मोटे तौर पे हम समझेंगे, या तो कोई एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा या आठ को लेके आएगा। दो को लेके आएगा तो उसे कहेंगे डुएट, और आठ को लेके आएगा तो कहेंगे ऑक्टेट। ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए या आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा या इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, गेन करता है तब भी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। चलिए समझते हैं। जैसे कि एलिमेंट का नाम हम लिखेंगे यहाँ पे और उनके एन फैक्टर को सामने लिखेंगे। ठीक है, एलिमेंट का नाम क्या, जैसे कि हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको एक और चाहिए होता है, तो अपने वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा। एक इलेक्ट्रॉन को जैसे वो लेके आएगा, उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? वन, क्योंकि उसका वैलेंसी भी वन होता है। वैलेंसी क्या होता है उसका? आ जाओ सोडियम का। सोडियम के आउटर मोस्ट में, चलो इसके वन होता है, इसको वन चाहिए होता है, तो ये वन गेन करता है, और ये वन गेन करता है। और ऐसे मतलब सुनो, प्लस वन का मतलब ये गेन करेगा, ठीक है, माइनस वन का मतलब ये लॉस करेगा। तो ये गेन कर रहा है, इसका वैलेंसी कितना हो गया? वन। एन फैक्टर भी क्या हो गया? वन, बिकॉज एन फैक्टर किसके बराबर है? वैलेंसी। सोडियम का होता है भैया 281, आउटर मोस्ट में कितना है? वन। अब ये नहीं लेगा, रादर ये रिलीज करेगा। छोड़ देगा तो क्या करेगा? माइनस वन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ेगा। गेन करे या लूज करे उसे ही वैलेंसी कहते हैं। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? वन। अगर वैलेंसी वन है तो एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम 282, आउटर मोस्ट में कितना? टू, तो ये दो रिलीज कर देगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? टू। माइनस मतलब छोड़ रहा है, कितना छोड़ा? दो छोड़ा, तो वैलेंसी कितना? दो। इज इट ओके? आया समझ में कैसे कर रहे हैं? आ जाओ। उसके बाद देयर आर मेनी एलिमेंट्स। वैलेंसी वगैरह आप लोग नॉर्मली पढ़े हो क्लास 10th में, बट मैं आपको बताना चाहूंगा क्या करता है, बताओ। इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और क्या करता है? गेन करता है। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल के तौर पे सल्फर है। क्या है बोलो? सल्फर। सल्फर का 16 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 286, आउटर मोस्ट में कितना है? 6। बोलो तो ये गेन करेगा या लूज करेगा? गेन करेगा। कितना गेन करेगा? दो। तो 286 है तो ये दो गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? दो।
तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? सॉरी इक्विवेलेंट वेट कह रहा है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? ओके, क्लोरीन का होता है 287, आउटर मोस्ट में कितने हैं 7, तो ये एक गेन करेगा, ये 1 होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। आर्गन का आ जाओगे, होता है 288, नहीं करेगा, तो चाहिए नहीं, 8 पूरा हो गया, या तो 8 चाहिए या तो 2 चाहिए, तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 0, और 0 होगा तो ये भी 0 और ये भी क्या चीज, बैलेंस इसकी 0 हो जाएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इस तरीके से तो इसके इक्विवेलेंट वेट में थोड़ा चेंज होगा। अब मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी होगा, बोलो यार, मॉलिक्यूल थोड़ी है ये एलिमेंट है, तो कौन सा वेट हो जाएगा? एटॉमिक वेट। कौन सा वेट हो जाएगा? बोलो, इसका मॉलिक्यूल बना है क्या? एटॉमिक वेट बाय कौन सा फैक्टर हो जाएगा? एन फैक्टर। तो लगा लो अब अगर तुमको इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का निकालना है, ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो सीधी बात है, उसका मास देखो, मास कितना है बोलो, हाइड्रोजन का मास कितना है बोलो? 1। एन फैक्टर कितना है बोलो? तो हाइड्रोजन का 1 आ गया। बोलो यार ये सुनो, ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो? अच्छा ऑक्सीजन का नहीं लिखा ना, ऑक्सीजन का कितना होगा बोलो? चलो यही पे मैग्नीशियम ही देख लो, मैग्नीशियम का कितना है बोलो? 24। एन फैक्टर कितना है बोलो? 2 है, तो 12 यू। आ रहा है समझ में? आ जाओ, इनमें से कोई उठा लो। सल्फर 32 होता है, एन फैक्टर कितना है बोलो? 2, 16 यू। समझ में आया ना? उसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय कौन सा फैक्टर हो जाएगा? एन फैक्टर। और एन फैक्टर किसके बराबर होगा? वैलेंसी के बराबर। वैलेंसी उम्मीद था समझ में आता होगा कि कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए या मैं रिलीज करूंगा ताकि मैं अपने आप को स्टेबल कर लूं। स्टेबल करने के लिए दो क्राइटेरिया होना चाहिए, या तो आपका 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होना चाहिए या 2 होना चाहिए। फिलहाल स्टेबिलिटी इसी ऑर्डर में हम देख रहे हैं। देखो स्टेबिलिटी का बहुत सारा केस है, वो सब आगे चैप्टर बढ़ेगा, बहुत कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो बचपन में पढ़ते आ रहे हो डुएट और ऑक्टेट, वही कर रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, आ जाओ। सल्फर, सल्फर के बारे में और बात, चलो चलो ऑक्सीजन भी देख लो यार। ऑक्सीजन का क्या होता है? 2,6, आउटर मोस्ट में 6, 2 चाहिए उसको, तो ऑक्सीजन का हो जाता है 16, और कितना हो जाएगा? 2, 8 होप सो समझ में आ रहा होगा। फ्लोरीन का होता है 18, भाई कितना हो जाएगा? 1। कर लोगे क्या? इज इट ओके? तो ये किसका निकल गया जल्दी बताओ? एलिमेंट्स। ठीक है, किसका निकल गया? एलिमेंट्स का। उम्मीद था समझ गए होंगे, चलो एक बार रिवाइज कर लो। कौन कौन निकाला हम लोगों ने, जल्दी बोलो। वी हैव कैलकुलेटेड द एसिड, फिर क्या निकाला? बेस, फिर सॉल्ट, और एलिमेंट्स। एसिड में H प्लस आयन कितना निकला वो देखेंगे, बेस में OH माइनस आयन, और क्या था फिर उसके बाद? सॉल्ट्स में कटायन और अनायन पे कितना चार्ज आ रहा है, और लास्ट क्या देखा हम लोगों ने? एलिमेंट्स की कितनी वैलेंसी होती है। अगर एन फैक्टर पता है तो आराम से हो जाएगा। ऊपर में मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट रखो, नीचे एन फैक्टर रखो, डिवाइड करो, आंसर लो। तो इक्विवेलेंट वेट यहां तक समझ में आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, दैट इज द फिफ्थ वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एंड कौन सा एजेंट जल्दी बताइए? रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें कहते हैं जो ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट उन्हें कहते हैं जो रिड्यूस करेगा। खुद को नहीं, सामने वाले को। याद रखना किसको? जो उसके साथ रिएक्ट करेगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा। कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज थिंग्स व्हिच हैज अ कैपेसिटी टू ऑक्सीडाइज अदर्स, ठीक ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बोलो यार? ऑक्सीडाइजेस द एलिमेंट, द कंपाउंड एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट रिएक्ट्स। और रिड्यूसिंग एजेंट में इसका उल्टा ले लो, रिड्यूसेस द कंपाउंड और एलिमेंट। समझ में आ गया ना? अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट लिखता तो क्या लिखता बोले यहां से? रिड्यूसेस। अब ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को थोड़ा बहुत याद भी होगा, नहीं याद होगा तो सुन।
ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, ध्यान रखिएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलो मेरे साथ। रिमूवल ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को हटा दोगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा बोलो, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा, बोलो। इलेक्ट्रॉन को अगर लेके आ गए तो हो जाएगा रिडक्शन, और लेके चले गए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का हटना अच्छी बात है, ऑक्सीडेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन का आना बुरी बात है, रिडक्शन हो गया। समझ में आई बात है? ये हम लोग बाद में अभी समझेंगे बहुत डिटेल से, चलिए समझ में आ गया सब। चलिए कर लीजिए कॉपी एलिमेंट वाला। गिव द टॉपिक एलिमेंट और कॉपी करो।
गया? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बोलो? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। कंट्राडिक्टरी टर्म है, तो समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से। आओ, क्लियर है सभी को? पहले आप एक चीज समझो, पहले एक होता है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हालांकि ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको नॉर्मलिटी के लिए पढ़ा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है, इसके अंदर अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर का, वैलेंसी का, चार्ज का, तब जाके होता है ये। तो ये एक स्पेशल चैप्टर होता है रिडॉक्स, चैप्टर का ही नाम है रिडॉक्स। उस चैप्टर के अंदर हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि ये कैसे आता है। अभी तो हमको रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट वेट निकालने का। देखो साइंस में ना कोई की चीज स्टार्टिंग में पार्शियली बताई जाती है आपको, फिर धीरे धीरे टाइमिंग जब आप प्रोसेस में रहते हो तो वक्त के साथ वो चीज बहुत ज्यादा क्लियर होता चला जाता है। एकाएक आप डेप्थ में कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, किसी कीमत पे नहीं। अगर आपको ऐसा गलत फहमी है कि हम एक दिन बैठेंगे वो काइनेमेटिक्स रातों रात आ जाएगा, नहीं होगा। रातों रात मुझे केमिस्ट्री का ये चैप्टर आ जाएगा, नहीं होगा। आपका कोई ना कोई नूक एंड कॉर्नर छूट ही जाएगा। उसके लिए आपको लगातार एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आ जाओ इस बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट। अब कुछ बातें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप आंसर करोगे। जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, ये तो जानते हो आप सब कोई। फिर क्या है बोलो? सोडियम, मैग्नीशियम, फिर क्या? एल्यूमिनियम, कौन होगा फिर? सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और क्या? आर्गन, पोटेशियम, और क्या? अब इनके सर्टेन चार्जेस होते हैं, वो चार्ज को मोटे तौर पे तुम दिमाग में रखोगे। हाइड्रोजन पे जैसे हम लोग +1 -1 दोनों मान लेते हैं, ठीक है। हीलियम पे 0 चार्ज होता है, इस पे +1 होता है। बेरिलियम पे 2 होता है, इस पे 3 होता है। कार्बन पे ऑन ऑफ चार्ज नहीं होता, वैलेंसी होती है, इसका अलग चीज होता है, इसकी वैलेंसी अलग चार्ज। कार्बन का कोई चार्ज नहीं होता, इसे 0 मानो। और शेयरिंग होती है यहाँ पे, तो बात अलग है बिल्कुल। नाइट्रोजन पे -3, इस पे -2, इस पे -1, इस पे 0 होता है, इस पे +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, फिर से 0 ही मान लो, फिर -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा। ये चार्जेस हैं। ये चार्जेस कहाँ से आ रहा है? थोड़ा दिमाग लगाओ तो आंसर बोलो तो, कैसे आ रहा है ये चार्ज? बोलिए। 10th आप पास है, थोड़ा तो आपको ज्ञान होना चाहिए एलिमेंट वेलिमेंट का। बोलिए कैसे +2 लिखा है ये, बोलो तो। मैग्नीशियम पे +2 अपने मन से लिख दिया या कुछ रीजन है उसके पीछे? बोलिए क्या रीजन है? है तो बोलो यार, ना उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। आप 10वां का सर्टिफिकेट लेके अगर बैठे हैं तो आपको इतना तो आना चाहिए, अन्यथा आपका सर्टिफिकेट तो फिर वैलिड नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बोलो तो +2 क्यों आया? बोलिए। अभी मैंने भी हिंट किया था कुछ, बताओ। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो रहा है, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस के कारण ही तो आ रहा है। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2 होगा, आउटर में उसमें 2 है, तो 2 छोड़ दिया उसने, तो 2 छोड़ा तो +2 आ गया। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन का जाना प्लस आना होता है, इलेक्ट्रॉन का आना माइनस होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 9, लेगा ही है, इसलिए -1 है, समझ में? नाइट्रोजन का -3 क्यों है? नाइट्रोजन को 3 चाहिए, 3 लेगा तो -3, अगर आएगा तो माइनस जाएगा तो बस। देखो कुछ चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो सीबीएसई ने आपको 10वां क्लास का सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि तुम पास हो 10th, ये तो 10th से भी नीचे की चीज 8 9 में ही पढ़ाते हैं, आया ना? ऑक्टेट पूरा करने का, तो ये आपको नॉर्मल बात है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन इतना ही बता दूंगा, इलेक्ट्रॉन का लूज करने का मतलब, लूज अगर करेंगे तो आप कैसा चार्ज गेन करेंगे, प्लस। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कैसा होगा बोलो। अब लगा लो दिमाग कैसे क्या होगा। एल्यूमिनियम के पास 13 होता है, आउटर मोस्ट में 283 होता है। तो भैया अगर एल्यूमिनियम में 283 होता है, आउटर मोस्ट में कितना है, 3। 3 छोड़ देगा तभी तो 8 होगा, और 3 छोड़ेगा तो लूज किया तो क्या आ जाएगा, +3। ओके यार, इतना तो समझ सकता हूँ। तो चलो, इतने चार्जेस होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना चीज आपको आता होगा, बुरा मत मानना। बट देखो, क्लास 10th आप पास हैं। टीचर हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना नॉर्मल सा। एल्टन का नाम आपने नहीं सुना, इट्स नॉट माई फॉल्ट। 10वीं क्लास के टीचर के पास जाइए जिनको ट्यूशन फीस दिया है, और उस स्कूल में जिसको पेमेंट दिया है उससे पूछे कि ऐसा क्यों नहीं है तुम्हें। या फिर आईने के आगे खड़े हो जाइए और बोलिए कि क्यों नहीं आ रहा। बात खत्म है ना, सीधी बात है। मैं इतना तो उम्मीद करूंगा आपसे कि आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सुन के आए होगे एटलीस्ट। नहीं नहीं कह रहा हूँ कि आपको डिस्कवरी बहुत डिटेल्स है आपकी, हम तो पता होगा। कोई बच्चा आके बोलने लगे तो नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन सुना ही नहीं, पहली पहली बार सुन रहे। भाई तुम्हें साइंस स्ट्रीम लेना ही नहीं चाहिए था, तुम गलत जगह आ गए हो। तो बहुत ऑनेस्टी के साथ एक बोल रहा हूँ, कुछ चीजें में इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती सोसाइटी को देख के नहीं लो। आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप किसमें एक्सपर्ट हासिल कर सकते हैं, वो आप देखिए सबसे पहले। दिखावा के फेर में जाओगे कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट वॉइजली द थिंग, क्योंकि आप जो आप ले रहे हो ना, वो सब्जेक्ट आपका फ्यूचर बनाएगा। तो ठीक है चलो, 10th में नंबर नहीं आए एक टाइम के लिए मान लेते हैं, तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ना है जिंदगी के अंदर। बट अगर आप कोई पेपर लेके मजाक किए जा रहे हैं अपने जिंदगी के साथ, तब तो फिर आपके साथ मजाक होगा ही आगे, बहुत मजाक होगा। ये बातें अभी नहीं रियलाइज होती, जब 2 साल 4 साल अब बीत जाएगा, जब 12th 12th, तो आपको पता चलने लगेगा कि मम्मी पापा शायद अब उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं दे रहे जैसा पहले देते थे। रीजन क्या है कि हर को उम्मीद हो जाता है कि बच्चे कुछ करें। ठीक है, गलती उनकी भी नहीं है, उन्होंने परवरिश दिया तुमको कुछ करने के लिए, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तो गलती तो आपके अंदर श्योरली है फिर। सीधा बात। फिर तुम किसी भी सोसाइटी के पार्ट से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर का उम्मीद एक ही जैसा होता है, हर जगह एक ही जैसे इंसान होते हैं। तो हर का उम्मीद है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें आपको आनी ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन में नंबर में सबसे पहले आता है, मान के चलो कोई भी आप ले लो। जैसे मेरा मन है H2SO4 को, मैं जब बोलेगा एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, एस मतलब सल्फर का, तो तुमको उसको मान लोगे एक्स, क्या मान लोगे, एक्स। अब हाइड्रोजन का देखो क्या है, +1 -1 दोनों है। हाइड्रोजन उम्मीद था 90% केस में +1 ही लेता है, क्या लेता है, +1। तो इसके नीचे लिख दो ऐसे +1। ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है बोलो, -2, लिखो -2। अब क्या करोगे, टोटल पे चार्ज निकालोगे आप, कैसे करोगे। हाइड्रोजन 2 है, तो 1 × 2। सल्फर पे कितना है, x। ऑक्सीजन पे -2, ऐसे से कितने हैं बोलो, 4। ओवरऑल कितने के बराबर कर दोगे, 0 या 6, या 6, 4 हो, 8 होगा ना, बोलो हाँ हाँ या ना। तो ये -2 × 4, अच्छा ओवरऑल 6 होगा, तो कितने के बराबर, 0। अब करो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + x, -8 का वैल्यू 0। 2 - 8, x का वैल्यू कितने के बराबर, जल्दी बताओ। HNO3 लिया आपने, नाइट्रोजन का x मानिए, हाइड्रोजन का कितना लेंगे आप बोलिए, +1, ऑक्सीजन का -2, तो ले लीजिए, कितना हो जाएगा बोलो ये, +1 होगा। नाइट्रोजन का x मानो, और इसको क्या करो बताओ, ऑक्सीजन का -2, ऐसे से कितने हैं बोलो, 3। तो 1 + x -6 का वैल्यू 0 के बराबर, x -5 = 0। x का वैल्यू कितने के बराबर, प्लस। आया, समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ। इधर लिस्ट देखना, मैंने तुमसे कहा S3PO4 में फॉस्फोरस का निकालना है, देखो हाइड्रोजन का कितना है, 1 लोगे, कितने हाइड्रोजन है, तो बोलो यार, मुंह नहीं बनाना है, पहले पढ़ो इधर। 3 तो कितना, 1, फॉस्फोरस का कितना होगा, x। ऑक्सीजन का कितना है,
ऑक्सीजन का कितना होता है? 4 होता है। एक कितना होता है? -2 कितने ऐसे ऐसे? 4। तो -2 इंटू 4 कितने से इक्वेट कर दें? 0 से। तो 3 प्लस एक्स माइनस 8 का वैल्यू 0, 3 माइनस 8 -5 का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू +5। आ रहा है समझ में कैसे निकाल रहे हैं? कोई दिक्कत यहाँ से? आपसे कह दिया Cr2O7 - 2। नो लुक हियर, आपसे कह रहा है Cr2O7 - 2 और इसका कह रहा है निकालने के लिए क्रोमियम का। क्रोमियम एक है या दो है? तो लिखोगे 2 इंटू एक्स। समझ में आया? 2 इंटू क्या चीज? एक्स। ऑक्सीजन कितना है? 7। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो -2 इंटू 7 और ओवरऑल चार्ज कितना है बोलो? -2। यहाँ 0 से इसलिए इक्वेट कर रहे थे, कहीं चार्ज दिखाई दे रहा है किसी पे, इसलिए 0, लेकिन यहाँ तो चार्ज है। और कितना है बोलो? लिख लो -2 के बाद। आया समझ में? अब सॉल्व करो। 2x बोलो यार, -14 इज इक्वल टू -2। तो -2 + 14 करेंगे, बोलो हाँ या ना? तो 2x बराबर 12 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। आया? अगर मैं सवाल में आपसे पूछता MnO4 -1, MnO4 -1, मैं मैग्नीज का पूछता इसका x, बोलो क्या लिखेंगे? x प्लस -2 इंटू 4 कितने के बराबर? x -8 का वैल्यू -1, x का वैल्यू। अब आ रहा है समझ में कैसे है? इसको जो ये x का वैल्यू निकाल रहे हो, इसको हम लोग बच्चे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा नंबर? बिना ऑक्सीडेशन नंबर के आप हायर सेक्शंस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो ये बहुत बेसिक है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। समझ में आया? जिसका निकालना है उसको x मानो, सबका वैलेंसी पुट करो, जितना चार्ज है उससे इक्वेट कर दो। एटम अगर न्यूट्रल है पूरा मॉलिक्यूल, तो किससे इक्वेट कर दो? 0 से। अब इसमें चार्ज -1 था तो -1 से। यहाँ चार्ज कितना था? -2 तो -2। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ से? चलो करो कॉपी, करो। पहले टॉपिक डाल लेना, हम लोग 5th टॉपिक चल रहे हैं। टॉपिक डाल दिया था क्या? कौन सा टॉपिक है? इक्विवेलेंट वेट किसका निकाल रहे हैं आप बोलो? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, उसके अंदर पहले कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर करो।
इज इट ओके? तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने कौन सा निकाला, जल्दी बताओ यहाँ पे। दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब लिखेगा, लिखो ऑक्सीडेशन, एरो लगाओ, लिखो 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 अपने कॉपी में ऑक्सीडेशन, एरो लगाइए और लिखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन एरो लगाइए, लिखेगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन एरो लगाइए, लिखेगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन एरो लगाइए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन एरो लगाइए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, रिडक्शन। नाउ लुक हियर, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर मैं टर्म ऑक्सीडेशन कहता, क्या कहता बोलो, ऑक्सीडेशन, सॉरी। अब मैं ये निकालना है क्या चीज बताओ, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ लुक हियर, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन क्या चीज, ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे चलो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, एंड द एग्जाम्पल इज, चलिए देखेंगे, जैसे कि KMnO4 है, MnO4-1, और ये बेसिक मीडियम में, कौन से मीडियम में जल्दी बताओ, बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है MnO4-2 में। क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, MnO4-2। और अगर ये MnO4-2 में कन्वर्ट हो गया, तो सबसे पहले तो मुझे इसका पता होना चाहिए, ये कन्वर्जन हो रहा है तो कितने का चेंजेस आ रहा है। चेंज हम कैसे पता करें, चलो निकालते हैं। इसका मानेंगे x, इसका क्या मानेंगे बोलो, -2। x -2 × 4 इज इक्वल टू -1, अभी सीखा है। x इक्वल -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, 7 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 7। तो इधर आ गया 7, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली इधर निकालेंगे, कितना आ जाएगा बोलो, x -2 × 4 इज इक्वल टू -2। ये 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 6। नहीं हो जाएगा क्या, 8 + -2, यहाँ कितना हो गया, 6। कितने का चेंजेस आया, कितने का चेंजेस आया बोलिए। हेलो, हाँ लक्ष्य बोलिए। इसका मास कितना होता है बोलो, 158 ग्राम पर मोल, ठीक है। बताओ कितने का चेंजेस आ रहा है, ये कितना था बोलो, +7। कितना है बोलो, +6। आपसे कह रहा है इक्विवेलेंट वेट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को क्या चीज से डिवाइड करो,
चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो कितने का चेंज हुआ? +7 था और क्या हो गया बोलिए? +6, तो चेंज कितने का हुआ? वेरी गुड, दैट इज 7 - 6, दैट इज व्हाट 1। और मास कितना है बोलो? 150। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा? 158 बाय क्या हो जाएगा? 1, दैट इज 158 ग्राम। इसका आंसर है। पहले एग्जांपल समझ में आया कैसे किया? ओके, और आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन आ रहा है तो उसका चेंज भी आप निकाल लेंगे। चलिए और भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बेहतर होगा। हाँ बोलिए। क्या चाहिए? बेसिक मीडियम का रिएक्शन है बच्चे, OH माइनस आयन के प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। ये रिएक्शन थोड़ी होता है एक्चुअली। यहाँ पे OH माइनस आयन आएगा, KMnO4 पूरा लिखाएगा, फिर इधर कुछ कुछ ऐड होगा। मैं कह रहा हूँ चेंज किस में हो रहा है वो देखना है। आया समझ में? उसके बाद जैसे मान के चलो आपको दे रखा है, जैसे आप न्यूट्रल मीडियम के अंदर इसी वाला रिएक्शन को देख। न्यूट्रल मीडियम में क्या हो जाता है? MnO4 माइनस 1 कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। कैसे में कन्वर्ट हो जाता है? MnO, ठीक है। MnO4 माइनस 1 कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। तो बताओ MnO4 माइनस 1 का भी निकाला, कितना निकला है बोलो? +7। कितना निकला है बोलो? +7। पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज, इसका बोलिए तो कितना हो जाएगा x? कितना होगा बोलो? तो बता दो यार, कितना होगा? +2 हो जाएगा। कितना निकलेगा? 4 और 2, 4 और 2 इज द राइट आंसर। क्या होगा बोलो? वेरी गुड। भाई 2 है ना ये, होगा ना 4, और ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो x माइनस ऑफ 2 0। 4 हुआ बोलो हाँ या ना? कितने का चेंज आया? व्हाट इज द चेंज? 7 में से 4 जाएगा, तो कितने का 3 आया? 3 का। क्या मास है इसका बोलो? 158। बोलो आया नहीं आया? तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? इक्विवेलेंट वेट बराबर बोलो सभी कोई, 158/3। कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं। 8 5 13 1 14 नहीं हो रहा, तो ऐसे ही रख दो ग्राम पर मोल। बोलो आया समझ में कैसे हो रहा है? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। भाई ये ओरिजिनेशन KMnO4 से है, इतना टेंशन ना पाले। इसका मास निकाल लीजिए घर पे बैठ के, K का क्या मास है, Mn का क्या मास है, ऑक्सीजन का क्या मास है, खुद आंसर आ जाएगा। बिग डील नहीं। आया समझ में? मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ कि बदलाव कैसे होता है, निकालना कैसे। सवाल जब आएगा उसके लिए तो आप प्रिपेयर रहेंगे ना। ये सारी बोला ना, नॉर्मलिटी नाम का एक टॉपिक आएगा, और नॉर्मलिटी नाम के टॉपिक के अंदर इक्विवेलेंट वेट तुम्हारा पूरा एक क्लास लेके चला गया, बिकॉज ये पूरे के पूरे केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड है, बहुत बार आएगा। तब जाके तुम स्टोशियोमेट्री नाम का एक टॉपिक आएगा, आगे चल के 2 टॉपिक आएंगे, एक नॉर्मलिटी आएगा और एक देखो स्टोशियोमेट्री आता है। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, कभी-कभी कुछ बच्चे का वो बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं। उन्हें लगता क्या है कि हम बहुत सर्वे सर्वा हैं। हम 2-4 लेक्चर लिख लेंगे ऑनलाइन, फिर हम 2-4 एनसीईआरटी पलट लेंगे, हमें सब कुछ आ गई। आप पहले ये समझो ना कि मैं आपको गाइडलाइंस देने के लिए यहाँ बैठा हूँ, तो मैं आपको बहुत राइट डायरेक्शन से लेके जाऊँगा। केमिस्ट्री या फिजिक्स को आप एकदम स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना जब कभी, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। रादर आप थोड़ा आगे चल जाओ एक चैप्टर के अंदर, वहाँ पे पढ़ो, भास्ट टॉपिक पहले कंप्लीट करो, फिर पीछे आओ। फिर सेकंड चैप्टर से वही क्रोनोलॉजी पकड़ो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये बात एडॉप्ट करने में टाइम लगता है लोगों को। अब उसको बता दो कि देखो ये अच्छा कंटेंट है। क्या वो कितनी मेहनत जा रही है ना यार, कितने सम्स आप कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, तभी आ रहा है। अब मैं तुमको आऊँ, ABCD पढ़ा दिया, उसमें 4 क्वेश्चन करा दिए, तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो उससे तो नहीं होता, कहाँ यूज़ हुआ आपका दिमाग? समझ में आई बात है? ये तो बताओ, फाइनली आप जान लो, मैं तुमको दिखा सकता हूँ, अगर 100 क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं, पिछले 20 साल, 25 साल के अंदर, 90 सवाल इन्हीं में से आता है। तो जानकारी तो पहले इकट्ठा कर ले, कहाँ से क्या आ रहा है। ईज़ी सोर्सेज़ की चीज़ें पढ़ा के किसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है स्टार्टिंग ऑर्डर में। मेरा एकदम बिलीव है कि ब्लफ मत करो। बच्चा अगर आप पे बिलीव किया है, उसको वही रास्ता दिखाओ जो सही है। अगर ये वो कर लेगा ना, तो बहुत आसान है। एक-एक दिन का टॉपिक है।
सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, एक दिन में 3-3 टॉपिक कंप्लीट होगा, सब बन जाएगा तुमसे। तो 10 रूल लिखाऊंगा, उस पे आंसर बनेंगे, बट ये आपको नहीं आएगा जल्दी। मैं आपको क्या लगा ये चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिए, इतने में ही काम चल जाएगा। ये तो अभी शुरू हुआ है ना, मैंने बोला ना डे बाय डे आप नहीं जा सकते। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत डेप्थ है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन खुद में एक बहुत भारी टॉपिक है। इसके अंदर आपको केमिकल आनी चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए, वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट सब पे ग्रिप होना चाहिए, तब जाके चीजें बनती हैं। तो अभी तो आपको वो बताया जाना कि चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग के लिए सबसे बेनिफिट है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 आता है और ऑक्सीडेशन रिडॉक्स नाम का चैप्टर सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है। बात समझ रहे हो ना? तो जब तक वो आएगा आप तब तक आप प्रिपेयर होंगे धीरे-धीरे करके। बट ये तो टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते ना। फिजिक्स स्टार्ट किया तो वहां पे क्या आ गया था? फ्लो का एक फॉर्मूला आ गया था, P इज इक्वल टू पाई Q इज पाई बाई 8 PR 4 बाई ईटा L। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने कुछ नहीं सुना, उस फॉर्मूला का एक्चुअली नाम पॉइज़ुली फॉर्मूला है। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज पॉइज़ुलीज और हाइड्रोडायनेमिक्स में आएगा। चैप्टर नंबर बुक नंबर 2 का पहला सॉलिड जब फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट होगा, उसके अंदर वो फॉर्मूला एंटर करता है। ये बात मैं इस स्टेट पे कैसे समझाऊं आपको? इसके लिए थोड़ा पेशेंस आप रखिए। कहीं भी आप जाएंगे ना इस तरीके से हैवॉक क्रिएट करेंगे कि हर बार हमको पहले दिन घुसे एकदम मेरे लिए लोग खड़ा है समझाने के लिए खातिरदारी में ना। आप बहुत बड़े गलत फहमी में है। तब तो आपने बहुत अच्छा किया कि 1.5-2 लाख की फीस नहीं दी कोटा के अंदर। आपको तुरंत पता चल जाता, तुरंत पता चल जाता। वहां पे तो ध्यान भी नहीं देंगे ऐसे ऐसे बच्चों पे। उन्हीं पे ध्यान दिया जाता है जो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पसंद करते हैं। सिस्टम में बताया गया कि डीपीपी बनाओ, सिस्टम बताया गया होमवर्क करो, और मैं भैया वहां पढ़ा हूं तो मुझे पता है कि कैसे क्राइटेरिया से आपको अच्छा ले जाना है। और मैं एक सच बात बताता हूँ, किसी भी टीचर का, डॉक्टर का, एडवोकेट्स का या जो भी प्रोफेशन कोई कर रहा है दुनिया के अंदर, उसका कैसे पता चलेगा वो अच्छा या खराब है? सीधी बात है, उसके पास रिजल्ट्स होने चाहिए। मतलब है ना, वहीं पे मैटर खत्म हो गया। अगर रिजल्ट नहीं बना पा रहे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आपके फ्लॉज है स्टडी में। डॉक्टर से पेशेंट नहीं ठीक हो रहा, कहीं ना कहीं उसको नॉलेज की डेफिशिएंसी है। एडवोकेट, चलो इक्का दुक्का केस गड़बड़ा जाता है मान लेते हैं, 2-3 रिजल्ट गड़बड़ा गया वो भी मान लिए, 2-3 केसेस आप हार गए वो भी मान लिए, बट सीरीज में भाई साहब फ्लॉप पे फ्लॉप ही हुए जा रहे हो। मतलब कुछ ना कुछ तो आपके अंदर खामियां है जो आप सुधार नहीं रहे बार बार। गलती करना इज नॉट अ गलत थिंग, गलती को रेकर करना बार बार गलत है। तो इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी बच्चा कोई आता है, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे का, वो साइकोलॉजिकली ये बैठ के आते हैं कि हम एंटर करेंगे, भाई मेरे लिए एकदम थाली परोस के रखेगा और फटाफट मुझे ही खिलाने लगेगा। अब ये क्यों नहीं सोचते, पहले से भी कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, अब ये क्यों नहीं सोचते कि आपके साइड से भी एफर्ट चाहिए था, आया ना? मैं डायरेक्शन दूंगा बट आपकी एफर्ट भी चाहिए थी। और अगर आप बात जेन्युइनिटी पे आते हो, तो आप 10th के एग्जामिनेशन के ठीक बाद कहाँ थे आप? सवाल तो वहां से शुरू होता है आपसे। 2 महीना आप क्या कर रहे थे बैठ के घर पे? गलतियां तो वहीं पे सबसे बड़ी हो गई ना। परीक्षा खत्म हुआ, आप किसके रिजल्ट के वेट में बैठे हुए थे? क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप पास करेंगे नहीं करेंगे? सवाल तो वहीं से पढ़ाई शुरू हो जाना चाहिए था। अगर वहां से आप लग जाते तो शायद आप चौथे पांचवें चैप्टर पे होते, बहुत अच्छा कर रहे होते, कितने सवाल कर रहे होते। ये बच्चा किसको समझाए, कैसे समझाए? ये बात पहुंचे तब तो दिमाग में। और कुछ बच्चा जो पढ़ रहा है 2 महीना से आगे है, वो आगे है, सोचो तो सही। तुम्हारा ही कोई फ्रेंड अगर 10th की परीक्षा के ठीक बाद पढ़ना चालू कर दिया होगा, सही में आगे नहीं होगा? नहीं कह रहा हूँ स्मार्ट बच्चा होगा, 2 महीना वो मेहनत किया होगा तो नहीं आगे होगा। इसलिए प्लीज, रादर ऑफ कवरिंग योर मिस्टेक्स, आप समझिए कि कहाँ कहाँ फ्लॉज है, उसको सुधारिए, अच्छे से काम कीजिए, रास्ता दिखाने के लिए मैं हमेशा से रेडी हूँ। इसलिए बोला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द थिंग। इट इज ओके, आया समझ में सबको? चलो, उसके बाद अगर एक आपको आ जाता है बच्चे एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम आ जाता है? एसिडिक मीडियम। लुक हियर, कौन सा वेट आ जाता है? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम आ जाता है, मीडियम। अब बता दो, अब बताओ, अब तुमको एक्चुअली बताता हूँ। जी भैया कहाँ से आप लिख रहे हैं? पहली बात तो रेडॉक्स में आएगा तुम्हारे, ये सबसे पहले। उसके बाद ये एक टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट, पूरा डिटेल टॉपिक, साल बोर्ड में सवाल आता है इससे। इससे कम से कम ना जाने 10-12 रिएक्शंस तो आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। टीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट आएगा क्लास 12th के अंदर, जो कि लगभग थर्ड या सेकंड लास्ट चैप्टर है आपके फर्स्ट बुक का।
वहां पे जाके KMnO4 का बहुत डिटेल स्टडी है, उसी के अंदर ये रिएक्शंस दे रखे हैं। बताओ इस स्टेज पे बताना वो बात चैलेंजिंग होगा, बट आपको छोड़ना भी नहीं है ना, तो आपको थोड़ा-थोड़ा ना इंट्रो बता दें कि क्या होने वाला है आगे। है समझ में? इसलिए प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए, देखो कुछ नहीं करना है। क्लास, रिवीजन, होमवर्क, रिपीट। क्लास, रिवीजन, होमवर्क, रिपीट, दैट्स इट। टेस्ट दो, टेस्ट एकदम नहीं छोड़ना है। टेस्ट होगा, फटाक से टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। अपनी एनालिसिस लेनी है। सवाल अगर आप छोड़ के आ रहे हैं घर से, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं आप। ये 12th 11th एकदम नहीं। और जो साइंस को बिना सवालों के सीख रहा है या जो सिखा रहा है, वो दोनों गलत। अगर आप सवाल नहीं कर रहे हैं, कुछ को केवल बोल दिया द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या करें इस चीज का? हमें ना तो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ना निकालना आ रहा है, तो फायदा तो नहीं हुआ ना। अगर आप क्या कर लोगे, इसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, 10 अच्छा हो जाएगा। इसलिए एवरी डे प्रैक्टिस इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। ओके, आ जाओ। इसमें देखोगे बच्चा, MnO4-1 से Mn+2 बन जा रहा है। अब ये एक आयोनिक रिएक्शन है। चेंजेस कितने का आ रहा है बोलो आप? ये 7 है और ये कितना हो रहा है बोलो? 2। कितने का चेंज आया बोलो? 5। कितना मास है बोलो? 158। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 158 बाई क्या हो जाएगा? 5। ये कौन सा वेट हो जाएगा बोलो? समझ में आ गया? बोलो यार यस और नो। ये 7 था, 7 से कितना हो गया? 2। कितने का बदलाव हुआ? 5 का। फॉर्मूला वही कह रहा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नीचे रखो और ऊपर क्या रखो? मॉलिक्यूलर। तो ये आपका एसिडिक मीडियम में था, बेसिक में था, वो न्यूट्रल में था, ये किस में था? एसिडिक मीडियम में। आपको तो बस ये देखना है, छोड़िए मीडियम वगैरह, कितने का चेंज आ रहा है। तो चेंज कितने का आया? 5 का। मॉलिक्यूलर वेट 158, डिवाइड करो, आंसर लो। कोई दिक्कत यहाँ से? तो हमारे पास अभी तक में इक्विवेलेंट वेट में 5 फॉर्मूलाज बने। एक एसिड का, फिर किसका बोलो बोलो? बेस का, फिर किसका? सॉल्ट का, फिर एलिमेंट का, और किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कौन सा एजेंट का? रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ में? दिस इज अबाउट ये इक्विवेलेंट। और यही बेस होता है किसका? नॉर्मलिटी का। यही बेस किसका होता है? स्टोशियोमेट्री का। आगे आने वाले ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर ये आपने कंप्लीट। कोई दिक्कत? चलिए कर लीजिए को।